Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन और आर्टिकल 99 के बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी, जिनका आप नाम जानते हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर की बात करी है गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर। इन्होंने बताया कि जितने भी इजरायली मिलिट्री अटैक हो रहे हैं, जितने भी ये जो हमस के अटैक हो रहे हैं, इन सभी के बाद अगर आप सदर्न रीजन की बात करेंगे, स्पेशली इन दिस एरिया इन द गाज़ा स्ट्रिप के सदर्न क्षेत्र में, तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर करने की आवश्यकता है। और यहीं पर इन्होंने इन्वोक कर दिया है आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसमें इन्होंने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल को और एक चिंता व्यक्त की है कि देखिए, इस तरीके के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं गाज़ा में, दे आर नॉट गुड और एक इमीडिएट एक्शन यहाँ पर लेना होगा। अब एक सवाल आ जाता है कि आखिर आर्टिकल 99 यूनाइटेड नेशन चार्टर का क्या बोलता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें तो एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि ये बहुत सारे जो ग्लोबल मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर सके। अगर हम बात करें मेंबर स्टेट्स की, तो वो लीगली बाउंड होते हैं कि चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, जो एनफोर्समेंट है, उसको यहाँ पर फॉलो करें। और यहीं पर आर्टिकल 99 जो है चार्टर का, ये प्रोवाइड करता है सेक्रेटरी जनरल को कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है टू ब्रिंग द सिक्योरिटी काउंसिल अटेंशन ऑन एनी मैटर जहाँ पर इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो ये सेक्रेटरी जनरल को एक एक्सरसाइज, एक एक्स्ट्रा जजमेंट लेने की ताकत प्रोवाइड कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें यहाँ पर, तो अगर सेक्रेटरी जनरल आर्टिकल 99 को यहाँ पर इन्वोक करता है, तो जो प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल को, वो ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है टू कन्वीन अ काउंसिल मीटिंग और इस मुद्दे के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाए। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या ये पहली बार हुआ है जब आर्टिकल 99 को यहाँ पर रिवोक किया गया है? नहीं, इसके पहले भी अगर हम बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1960, फॉलोइंग द एंड ऑफ बेल्जियम कॉलोनियल रूल, एज वेल एज द कंप्लेंट बाय द ट्यूनीशिया इन 1961 अगेंस्ट द फ्रांस मिलिट्री एक्शन जैसी जगहों पर भी हम बात करेंगे तो आर्टिकल 99 का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हम बात करें तो इसके 15 मेंबर्स हमें देखने मिलते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर मिलते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। अगर हम 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे UUFCR, ठीक है, विच इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इनकी अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है, इनके पास अथॉरिटी होती है कि किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर, अडॉप्शन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये किसी भी ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर डिस्प्यूट है उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। साथ ही कोई प्लान यहाँ पर फॉर्मुलेट कर सकते हैं ताकि इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको ख़त्म किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी भी तरीके से कोई थ्रेट है हमारी शांति को, हमारी सुरक्षा को, तो ऐसे में उसके लिए जो इमीडिएट एक्शन लिए जाने हैं उसके बारे में भी चर्चा करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। आई एम टेलिंग यू दिस आर्टिकल गोना बी समवेयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एनी सूनर। बात की जा रही है FDCs के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर FDC है क्या और ये सारी बातें क्यों की जा रही है। चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ समझिए। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं FDCs की, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिनको इंडिया में बेचा जा रहा है।
देखिए, सो एफडीसी में यहाँ पर हो क्या रहा है, यूजुअली पहले समझ लीजिए एफडीसीज एक कॉम्बिनेशन है एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स का जिनको किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी जगह देखिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, पेशेंट की जो कंप्लाइंसेस होते हैं उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए आपको 3 अलग अलग मेडिसिन दी गई हैं, करेक्ट, हो सकता है आप इसमें से कोई एक मेडिसिन लेना भूल जाएं तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा इनफेक्टिव हो जाता है। इसी के लिए क्या किया जाता है, दवाइयों को यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है अब उनके सर्टेन प्रपोर्शन के हिसाब से। अब होगा कि आपको एक ही दवाई लेनी है और ऐसे में आपकी जो भूलने के चांसेस हैं जिसकी वजह से दवाई का इस्तेमाल कम से कम हो पाएगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जब हम एफडीसीज की बात करें तो इस तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एड्स में, और एड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये दवाइयाँ बून की तरह साबित हुई हैं, बहुत अच्छी साबित हुई हैं। एफडीसीज की बात करें तो बहुत अच्छे से बहुत सारी जगह पे ये नोन अपनी सेफ्टी और एफिकेंसीज के लिए जाना जाता है, लेकिन समझिए दे आर केमिकल्स, दे आर ड्रग, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए जब बहुत सारे ड्रग्स को एक साथ फॉर्मुलेट किया जाता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि कोई जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सर्टेन वे में एक दूसरे की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और एल्स अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं तो जो थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट की उसको या तो कम कर देंगे या उसको वर्स्ट कर देंगे। ऐसे में हो सकता है कि ट्रीटमेंट होने की जगह बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट यहाँ बॉडी में रिलीज हो जाए, जिसे हम कई बार मेडिकल लैंग्वेज में मेटाबोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें एफडीसीज के लिए बहुत क्रूशियल हो जाती हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी होना ज़रूरी है, इसके लिए अप्रूवल प्रोसेसेस होना ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हम इसको चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं भारत में होने वाली एफडीसीज के इस्तेमाल के लिए। एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि 2020 में अगर आप बात करेंगे तो 60.5% एफडीसीज जो हैं एंटीबायोटिक्स के, जिसके अंदर 239 फॉर्मुलेशंस किए गए थे, इनको अनअप्रूव कर दिया गया था यूज़ से। उसके बाद भी आप देखिए 39 से भी ज़्यादा ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जिसको कंट्री में हमारे यहाँ बेचा जा रहा है विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो भाई हम इसके लिए कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, एंड वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर मेकिंग दीज ड्रग्स अगर ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक हैं। देखिए समझिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है प्राइस कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ इनका कंसर्न नहीं रह गया है, पब्लिक हेल्थ इनका कंसर्न नहीं रह गया है, केवल और केवल यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है प्रॉफिट कमाना और टैक्स से बचना। देखिए हमारे यहाँ एक लॉ है विच इज़ द ड्रग प्राइस कंट्रोल। समझिए ड्रग प्राइस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं डीपीसीओ जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट किसी भी सर्टेन ड्रग का प्राइस यहाँ पर फिक्स करती है। चूँकि कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं इसीलिए ये कहीं से भी ट्रेडिशनल वे में डीपीसीओ का पार्ट नहीं बनते, और ऐसे में जो कंपनीज़ हैं वो अपना मनमाना अमाउंट यहाँ पर डिसाइड कर सकती हैं, और जो डीपीसीओ की लिमिट है या जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिमिट्स बनाई हुई हैं उसके आगे निकल सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लॉजिक है इसके पीछे कि भाई सिर्फ हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है, पब्लिक हेल्थ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हमें मार्केट में देखने मिल जाएंगे जहाँ एफडीसीज को भर भर के इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें जिनको विटामिन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, एंटी हिस्टामाइंस की बात करें जिनको एंटी डायरोरियल्स के साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है, पेनिसिलिन की बात करें जिससे सल्फोनोमाइड्स के साथ और विटामिन के साथ यहाँ पर कंबाइन कर दिया जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतने विचित्र कॉम्बिनेशन है कि ये आपको केवल और केवल इंडिया में देखने मिलेंगे, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ इस तरीके के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एडेड एडवांटेजेस हैं अगर हम इसकी बात करें तो पहला तो ये कि बिकॉज ऑफ बिविल्डरिंग वेराइटीज़ ऑफ एफडीसीज आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, देयर वर नो सब स्टैंडर्ड सेट बाय द बॉडीज़, स्पेशली जब हम बात करें इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन की, तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा बॉडी देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा बात करें एडवांटेज की भाई क्यों एफडीसीज को इतना लिया जा रहा है, तो ये इंडिविजुअल कंपनी को एक रीज़न देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लो। फॉर एग्जांपल हम एक सबसे कॉमन एंटी बैक्टीरियल ड्रग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं विच इज़ दी एल्जीथ्रोमाइसिन।
ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो सपोज एजिथ्रोमाइसिन नाम से बहुत सारी कंपनीज ड्रग बना रही है, 20-20, 25-25 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं इस पर्टिकुलर ड्रग के नाम से यहाँ पर कोई ना कोई दवाई बना रही है। ऐसे में मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो सभी को अपने प्राइजेस को कम करना होता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन के साथ सेफिक्समेक को यहाँ पर बना दिया जाए। अब होगा क्या, ये क्लेम कर देंगे कि भाई एक नया प्रोडक्ट है, इसकी स्पेसिफिक नीड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अब ये मनमाना प्राइस यहाँ पर सेट कर सकते हैं क्योंकि डीपीसीयू के अंदर ये आएंगे नहीं, कंपटीशन से ये ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि बाकी कोई इनको कम्पीट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई भी यहाँ पर ये आइडिया को क्रैक ना कर ले। क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या करे। देखिए 1978 से अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा सच कोई रूल नहीं था। 1982 में पार्लियामेंट ने चेंज किए कुछ लॉज और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफिक ड्रग दैट लैक्स थेरेपेटिक वैल्यू और जस्टिफिकेशन इसको यहाँ पर प्रोहिबिट कर सकते हैं। 1988 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉज को यहाँ पर अमेंड किया, कुछ लॉज को यहाँ पर चेंज किया, और साथ ही इन्होंने बात करी एक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल न्यू ड्रग्स इंक्लूडिंग FDCs, ताकि इनको यहाँ पर प्रूफ देने होंगे कि भाई हाउ मच दे आर सेफ, और यहाँ पर डिसाइड करेगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया who heads the Central Drug Standard Control Organization in India। इन अमेंडमेंट के साथ ही अगर हम बात करें तो इसको क्लियर कर दिया गया है दैट स्टेट ड्रग कंट्रोलर कुड नॉट ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स दैट आर नॉट अप्रूव्ड फॉर द सेफ्टी और एफिकेसी बाय द DGCI। ओके, दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ड्रग्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे 39 से भी ज़्यादा ड्रग हैं जिनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अभी हम जून 2023 की ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे ड्रग थे, 13-14 ड्रग्स थे। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल, ब्रोक्सिनाइन, फेनिफिलेराइन, क्लोरोफेनामाइन और ग्यूफेनाइन, ये सिंगल FDCs ड्रग यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर सकते थे साइड इफ़ेक्ट को। ड्रॉसीनेट, डिजिलनेस हो रहा था, ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा था, तो इनके इस्तेमाल को यहाँ पर कॉम्बिनेशन ड्रग के फॉर्म में यूज़ करने पर बंद कर दिया गया था। बट स्टिल दे आर बीइंग यूज्ड एंड पीपल आर टेकिंग इट बिकॉज लोग तो अवेयर नहीं हैं, बट यहाँ पर कोई कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बात करते हैं DGCI के बारे में। बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपको। DGCI हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जैसे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, वैक्सीन्स की बात करें, वैक्सीन सेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत हमको ये बॉडी देखने के लिए मिलती है विच इज़ दी हायर बॉडी इन इंडिया टू डिसाइड एनी पर्टिकुलर ड्रग। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द NIC वार्निंग। ठीक है, बात की जा रही है थ्रेट्स फ्रॉम ग्लेशियर शुड बी इन द सेम रिस्क कैटेगरी एज साइक्लोन एंड क्वेक्स। देखिए, जब हम क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करते हैं तो हम ग्लेशियर को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दे बिकेम वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ क्रायोस्फीयर। बात करें अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड के ग्लेशियर हैं ये प्रत्येक साल लगभग कुछ मीटर के हिसाब से पतले होते जा रहे हैं। दैट मीन्स क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें आईसी फॉर्मेशन पर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि रीजनल वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से जो ग्लोबल अगर एक रिपोर्ट यहाँ पर बात करें तो ग्लोबली इस चीज़ को असेस किया गया है कि ओवरऑल एरियाज़ में जो साइज़ है, जो अमाउंट है, वो यहाँ पर कम हो रहा है। देखिए, यहीं पर अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म असेसमेंट्स लिए गए हैं ग्लेशियर हेल्थ को लेकर, जहां पर बात की जा रही है अफ्रीका की। पहले हम एक अफ्रीका के ग्लेशियर की बात करते हैं ऑन दी रवेंजेरी माउंटेन्स और माउंट केनिया के बारे में। प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे बाय 2030 एंड दोज ऑफ किलिमंजारो बाय 2040 विच इज़ वेरी अलार्मिंग। दैट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यू हमें मेल्टिंग देखने के लिए मिल रहा है।
अब मैं इसको अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ, देखिए कई बार हमारे पास यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रविंजरी माउंटेन्स कहाँ पर हैं, माउंट केन्या आपको कहाँ पर देखने मिलता है, किलिमंजारो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, जो हमें रिसेंटली उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिला था, इनके चांसेस यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की बात करें तो उत्तराखंड का जो फ्लड है 2013 में, इट वाज डिज़ास्टरस, और ये परिणाम था ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का। कारण क्यों समझिए, ग्लेशियर अचानक से मेल्ट नहीं हो रहा है। एक ग्लेशियर जो सालों साल से वहीं उसी स्थान पर था जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि द ग्लेशियर हैव स्टार्टेड मेल्टिंग, और लगभग आप देखिए धीरे धीरे मेल्ट होते होते जो जल का स्तर है वो बढ़ गया और उसकी वजह से फ्लड हमें देखने के लिए मिल गया। इसी के साथ आप याद करिए जो चोंगटांग डैम है, आपको याद होगा चोंगटांग डैम जो कि सिक्किम में है इसी साल, इस पर भी हमें ग्लोफ, जिसको हम यूजुअली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जानते हैं, उसकी कंडीशन हुई थी जिसके वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे। आगे अगर हम बात करें मेल्टिंग इन हिंदू कुश एंड हिमालयन रीजन्स की, तो देखिए एक सेपरेट रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन्स डेवलपमेंट्स के द्वारा, जहाँ पर ये पता चला है कि 65% डिसअपियरेंस हमें देखने मिल रहा है हिंदू कुश और हिमालय के रीजन में, जब हम कंपेयर करते हैं 2010 के डेटा के साथ, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो आज की डेट में इसी की वजह से 55 से 75% ग्लेशियर का जो वॉल्यूम है ये कम होता जा रहा है, जो कि इसी के साथ देखिए ग्लेशियर का इम्पोर्टेंस समझिए। ग्लेशियर नहीं होंगे तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर है ये नहीं आएगा। कहाँ से आ रहा है गंगा में पानी, कहाँ से आ रहा है ब्रह्मपुत्र में पानी, कहाँ से आ रहा है इंडस में पानी, ग्लेशियर्स की वजह से। जब ये आइस मेल्ट होती हैं तो हमारे पास फ्रेश वाटर सप्लाई आती है। दैट मीन्स अगर ग्लेशियर जो कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे घटते जा रहे हैं, अगर हम इसी गति से चलेंगे तो 2050 तक हमारे पास फ्रेश वाटर का सप्लाई ख़त्म हो जाएगा। अभी भी चूंकि हमें इतने ज़्यादा रिस्क पता है, इसके बाद भी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू ग्लोफ या फिर ग्लेशियर्स। जिस तरीके के हम बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम दूसरे डिज़ास्टर्स के बारे में बात करते हैं, इन अ सिमिलर पैटर्न वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्लोफ एंड देयर मेल्टिंग। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस। चलिए बात करते हैं कि हम क्रायोस्फीयर क्या होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, क्रायोस्फीयर जो पोर्शन है अर्थ सरफेस का जहाँ पर पानी सॉलिड फॉर्म में है इंक्लूडिंग स्नो या आइस, इसको हम क्रायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए बेटा, ये इमेज देखिए, आप सभी को क्लियर हो जाएगा क्रायोस्फीयर किसे बोलते हैं। तो चाहे आपके पास आइस कैप हो, स्नो हो, ग्लेशियर हो, ठीक है, ये जो आपको सी आइस देखने मिल रही है, आइसबर्ग आपको देखने मिल रहे हैं, आइस शेल्फ या स्नो, इन सभी की डेफिनेशन आपको इस डिस्कशन में मिल जाएगी। डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल पर भी जा सकते हैं, और नीचे दिए गए लिंक विच इज़ therouseacademy.in पर भी विजिट कर इस डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। US FDA अप्रूव्स पेयर ऑफ जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिसीज़। बहुत ही अच्छी खबर हमारे सामने आई है। सबसे पहले लेकिन हम समझ लेते हैं कि आखिर सिकल सेल्स होते क्या हैं। देखिए, जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं RBCs, वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, समथिंग लाइक दिस राउंड। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल है तो ऐसा क्रीसेंट मून टाइप के हमें उसके ब्लड वेसल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। अब समझिए, जब हम सिकल सेल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटी हमें देखने मिलती है हीमोग्लोबिन में, जो कि प्रोटीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स में ले जाने के लिए। एसिडीज़ की बात करें तो इसके अंदर ऑटोसोमल रिसीवर्स मैनर होते हैं, मीनिंग एन इंडिविजुअल मस्ट इनहेरिटेट अ म्यूटेड जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स टू डेवलप दिस डिसीज़। केवल एक की वजह से ये नहीं हो सकता, स्पेसिफिक म्यूटेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन के जीन्स होते हैं वो यहाँ पर चेंज होते हैं और एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन यहाँ पर बन जाता है जिसे हीमोग्लोबिन S या HbS के नाम से हम जानते हैं।
HbS का प्रेजेंस रेड ब्लड सेल में जो देखने को मिलता है, इसी के कारण हमें सिकल या क्रीसेंट शेप के, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये इस तरीके के सिकल, यानी हम यूजुअली थोड़ा सा 6 सेल्स की बात कर रहे हैं, और क्रीसेंट शेप के हमें ये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर लो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे जो सिकल सेल है, इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर, बहुत सारे स्ट्रोक्स, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, इम्पेयर्ड ऑर्गन फेलियर जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं, चलिए वापस आ जाते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ने क्या बात की थी, समझिए। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक अप्रूवल दे दिया है कि 2 जीन्स की थेरेपी यहाँ पर शुरू की जा सकती है फॉर सिकल सेल डिसीज़, जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। अप्रूव्ड थेरेपीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 थेरेपीज़ हमें देखने मिलेंगी, विच इज़ दी लाइवजीनिया बाय ब्लूबर्ड बायो। तो एक अप्रूवल की अगर हम बात करें तो इसको डिज़ाइन किया गया है ब्लूबर्ड बायो के द्वारा, जिसका मुख्य काम है सिकल सेल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, एड्रेस करना और मॉडिफाइड जीन्स को बॉडी में इंसर्ट कर देना थ्रू डिसेबल वायरस, इनेबलिंग रेड ब्लड सेल्स टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा कैसगिवी बाय वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल एंड क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स। सेकेंड थेरेपी जो है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स और क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स के बीच में, जहाँ पर क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर इसका काम किया जाएगा। क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी बेटा वही है जिसको 2010 में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था। इस थेरेपी के अंदर स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट किया जाएगा पेशेंट की बोन मैरो से, और इसको एडिट किया जाएगा क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर इसको यहाँ पर इन्फ्यूज़ बैक कर दिया जाएगा पेशेंट में ड्यूरिंग अ मंथ लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, और यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इसके द्वारा जो म्यूटेशन है इसको रोका जा सकता है और नई क्योर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन दोनों ड्रग्स का नाम याद रखेंगे, इन दोनों थेरेपीज़ का नाम याद रखेंगे लाइफर्जीनिया फ्रॉम ब्लूबर्ड, और दूसरा हमें मिल जाएगा कैसजेवी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिस्पर थेराप्यूटिक्स के द्वारा। चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है UPI पेमेंट का लिमिट। किस चीज़ के लिए, समझिए, फॉर हेल्थ केयर। देखिए, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे तो अब आपकी UPI का जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़कर हो चुका है 5 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं बहुत सारा पेमेंट करना होता है, या अगर हम बात करें हेल्थ केयर की तो बड़े बड़े अमाउंट यहाँ पर ट्रांजैक्ट करने होते हैं। ऐसे में यूज़र्स को एक फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ों को ईजी करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए हैं। साथ ही RBI ने देखिए यहाँ पर फिनटेक रेस्पिरेटरी को अप्रूव करने की बात की है बाय 2024, ताकि एक बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सके इंक्रीजिंग इन द कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड फिनटेक्स। क्वेश्चन कम कि भाई जो आप यहाँ पे मैम फिनटेक की बात कर रहे हो, आखिर ये फिनटेक होता क्या है? फिनटेक एक शॉर्ट टर्म है फॉर द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर इनोवेशंस की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। फिनटेक कंपनीज़ की बात करें तो इनके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एडवांस इनोवेशंस होते हैं, बहुत सारी जो फाइनेंशियल एरियाज़ हैं, जो गैप्स हैं, चाहे पेमेंट करने से रिलेटेड हो, मनी लैंड करने से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से हो, इंश्योरेंस से हो, उनको यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर मदद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, जो आपको डिजिटल पेमेंट एंड वॉलेट फिनटेक कंपनी क्या है, अगर आपको कभी एग्जाम्पल में आ जाए तो पेटीएम इज़ अ फिनटेक कंपनी। फ़ोन पे की बात कर सकते हैं आप, गूगल पे की बात कर सकते हैं, मूवीविक की बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको ऐसे ही रेजर पे देखने के लिए मिल जाएगा, कैपिटल फ्लोट, अर्ली सैलरी, ठीक है, जीरोधा, आप देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको जीरोधा देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट स्क्रिल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल गोल्स को अप स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इसी तरीके से इंश्योरेंस की अगर हम बात करें सो डिजिटल इंश्योरेंस, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी देखो, अकाको। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो हमको नियो,
वॉलनट, आप ये शब्द याद रखेंगे, स्पेशली जो बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ें भूलनी भी नहीं हैं, ठीक है। वाइज, ये सारी चीज़ें हमारे लिए डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का काम करती हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम बात कर रहे हैं रिसर्चर्स एट गूगल डीप माइंड हैव अनवील्ड ग्राउंड ब्रेकिंग AI टूल जिसका नाम है ग्राफ नेटवर्क्स फॉर मटेरियल एक्सप्लोरेशन विच स्टैंड्स फॉर जीनोम, ठीक है। जीनोम को यूज़ किया गया था टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ over 2 million new materials, potentially revolutionize the material science and discovery। अब देखिए, हाईलाइट समझने की कोशिश करिए। ब्रेक थ्रू यहाँ पर ये हमें देखने मिला है कि जो इसका इस्तेमाल है, ये जो AI टूल है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो पोटेंशियल रेसिपीज़ हैं, जो नया मटेरियल है उसको जानने के लिए। जीनोम की बात करें तो इसने नंबर ऑफ़ स्टेबल मटेरियल्स को यहाँ पर बता दिया है। जो ह्यूमंस जानते थे उससे 10 गुना ज़्यादा मटेरियल इसने हमें यहाँ पर बता दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर चिप्स को बनाने की, जब हम बात करते हैं बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग की या दूसरे क्षेत्रों में। जीनोम की बात करें तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स को यहाँ पर इसने रिप्लेस कर दिया है विद द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द लियॉन बैटरी, और इसी के कारण एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी हमें देखने के लिए मिला हुआ है। साथ ही जो मटेरियल की डिस्कवरी है उसको इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्रैक्टिकल आउटपुट्स हमें इसके बहुत ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। डीप माइंड ने देखिए 3,81,000 से भी ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एक लिस्ट यहाँ पर बताई थी आउट ऑफ 2.2 मिलियन, जो कि पोटेंशियली स्टेबल कैटेगरी में माने जाते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये अभी भी देखिए, इनको सिंथेसाइज करना ज़रूरी है, टेस्ट करना ज़रूरी है, स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करें जीनोम की तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट ग्राफ न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करता है। एक मॉडल है जिसे डेवलप किया गया है बाय द गूगल डीप माइंड। ये मॉडल यूटिलाइज करेगा हमारे इनपुट्स को, हमारे डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग कनेक्टिंग बिटवीन एटम्स इन द मटेरियल, और साथ ही एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक की मदद से हमारे पास पूरी डेटा शीट तैयार कर देगा। अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है। डीप माइंड की बात करें तो इसकी रिसर्च लगभग 800 साल के नॉलेज के बराबर है। 3,80,000 से भी ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्शन यहाँ पर देना, पब्लिकली अवेलेबल कर देना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जीनोम बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेटा इसने यहाँ पर बनाया था, बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए गए थे, और फाइनली जो रिपोर्ट आई हैं वो सभी को चौंकाने देने वाली है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज रिलेटेड विद द फिनटेक एंड अदर वन इज रिलेटेड विद द मेल्टिंग ग्लेशियर। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट write the answer, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.